Morning, students. Now we are studying your lesson 1 of social science, natural resources and development. Now today first topic is what is natural resources. प्राकृतिक संसाधन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन. Natural resources are resources in whose creation humans do not play a role. इसका मतलब क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस इन whose क्रिएशन ह्यूमन्स डू नॉट प्ले अ रोल. इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है. ह्यूमन्स ओनली एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर नेचुरल सेटिंग, यानी कि यह केवल अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है. एक्सट्रैक्ट यानी अलग करता है. कैसे अलग करता है? एक्सट्रैक्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वुड वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट is a natural resources, but the cotton we grow in fields is not. जैसे कि उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास या कॉटन जिसे मानव उगाता है वो नहीं. सिमिलरली द आयरन ओर we mine is a natural resources, but the steel we make from it is not. इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं. सिमिलरली द आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर का मतलब होता है लौह अयस्क. ठीक, आयरन ओर we mine is a natural resources, but the steel we make from it is not. लेकिन क्या है, उसी आयरन ओर से हम स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, तो इस्पात जो है स्टील नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा. अब भी यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कैटेगराइज एज अ नेचुरल रिसोर्सेज. अब इनमें से किसे आप नेचुरल रिसोर्सेज मानेंगे? राइट. अब डिस्कस विथ रीजन, कारण सहित हम बताएंगे इसको. जैसे रिवर वाटर, बॉटल्ड मिनरल वाटर. ठीक है, रिवर वाटर का मतलब नदी का पानी, बॉटल्ड मिनरल वाटर मतलब बोतल में बंद मिनरल वाटर. डीजल है, ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर, ऑक्सीजन जो है सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन. मिनरल ऑयल खनिज तेल, और मार्बल यानी संगमरमर, चिकन यानी मुर्गा, शुगर केन यानी गन्ना. अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया है रिसोर्सेस, उसके डेफिनेशन के बेस पे आप खुद इसको चर्चा कीजिए अपने आप से और सोचिए कि कौन सा इसमें नेचुरल रिसोर्सेस है और कौन सा नहीं है. जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज के पोर्शन में मैं पूरा फिर से इसको आपको डील करूँगा उस समय. अभी ये आपका होमवर्क है. Now, natural resources are classified in different ways. प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है. रिसोर्सेज derived from living things such as wood, fish, etc. are organic resources. अब जो संसाधन जीवों पर आधारित होता है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, क्योंकि ये जीवों पर आधारित है, लिविंग थिंग्स पे. Coal and mineral oil also belong to this category because they are fossilized living beings. देखिए, coal and mineral oils, अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना. coal and mineral oil also belong to this category. this category मतलब organic resources में, because they are fossilized living being. इसका मतलब ये है कि कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, राइट, ऑर्गेनिक रिसोर्सेस में, जैविक संसाधन में, क्योंकि वो मृत जीवों से बनते हैं. याद रखना इस चीज़ को, मृत, ये जो सेंटेंस है ना, मृत जीवों से बनते हैं, राइट. यहाँ पे
fossilized living beings. Non-living physical resources such as land, air, water, metallic minerals, etc. belong to the category of inorganic resources. Right? यानी कि दूसरी ओर निर्जीव भौतिक संसाधन है, निर्जीव भौतिक संसाधन, नॉन लिविंग फिजिकल रिसोर्सेस यानी निर्जीव भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेस, जैसे कि भूमि, वायु, जल और धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक खनिज। अब इनको हम अजैविक संसाधन कहते हैं, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। We can also classify resources according to whether they are replenished in nature or not. अब यहाँ पे देखिए, हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनको संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड। और ये देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। दे आर रिप्लेनिश्ड इन नेचर और नॉट। देखिए, दे आर रिप्लेनिश्ड इन नेचर और नॉट का मतलब कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं कि नहीं। रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश नेचुरली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज याद रखना, जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते हैं, प्राकृतिक तौर पर उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर बनते हैं। रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश नेचुरली, जो प्राकृतिक तौर पर बनते हैं। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फाइनाइट क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिप्लेनिश इजली आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और आसानी से नहीं बनते, उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फाइनाइट क्वांटिटीज। फाइनाइट क्वांटिटीज का मतलब सीमित मात्रा में उपलब्ध होना। अभी हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, देखिए, नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस। देखिए, दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस। नवीनीकरण संसाधन वे है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं। दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, एक्सेट्रा। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान हैं, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। इफ humans do not interfere in their renewable process and utilize them carefully, they will be constantly available. यदि मनुष्य इनकी नवीनीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो ये सतत उपलब्ध रहेंगे। However, there is a limit to their utilization. इसके उपयोग की भी एक सीमा है। Exceeding this limit or spoiling the resources leads to their degradation and affects their renewal. इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का बिगड़ना होता है। बिगड़ना यानी अवनयन, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे बिगड़ना, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बेटा अवनयन, बिगड़ना, राइट। और उनके नवीनीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राइट, एंड अफेक्ट देयर रिन्यूअल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन अर्थ। अब देखिए, उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। वाटर evaporates from the oceans and condenses as rainfall. सागर में जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है। Some of this rainfall seeps into the earth to replenish the ground water. अब ये जो सागर से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है और संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होता है, राइट। इसमें वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन एंड कंडेंसेस एज रेनफॉल।
Some of this rainfall seeps into the earth to replenish the groundwater. Some of this rainfall seeps into the earth to replenish the groundwater. वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनाता है. ग्राउंड वाटर यानी भूजल, ग्राउंड वाटर. द रेस्ट फ्लोज इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू रीच द ओशन. और शेष भाग नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है. दिस एंडलेस साइकिल रिन्यूज वाटर. अब यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीनीकृत होते रहता है. द रेस्ट flows into rivers and streams to reach the ocean. This endless cycles renews water, right? अब however obstacles in the process disrupt water cycle. हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं. For example, depletion of forest cover results in less water seeping into the earth. उदाहरण के लिए पृथ्वी पर वन कम हो जाए तो पेड़ पौधे का आवरण कम हो तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा. देखिए फॉर एग्जांपल डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर. डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर यानी पृथ्वी पर वन कम हो जाए. डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर रिजल्ट्स इन लेस वाटर सीपिंग इनटू द अर्थ. और पेड़ पौधे का आवरण भी कम हो जाएगा और वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा. दिस अफेक्ट्स द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर. इससे भूजल का स्तर या रिचार्ज प्रभावित होता है. The depletion of groundwater causes dug wells and bore wells to dry up. और धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे. The depletion of groundwater causes dug wells and bore wells to dry up. और धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे. We release polluted water into our rivers. नदियों में गंदा पानी को बहा देते हैं या बहाया जाता है. We release polluted water into our rivers. नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है. If the volume of polluted water is limited, then the organisms living in the flowing water have the capacity to clean up the pollution. और यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं. However, we release excessive quantities of waste into our rivers nowadays. परंतु आज हम अत्यधिक मात्रा में कचरा डाल देते हैं या कचरा डाला जाता है. Dams and irrigation canals also reduce the flow of water in rivers. और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव कम होता जा रहा है. When the rivers are unable to clean themselves, they turn into cesspools या cesspools. इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही है और देखते देखते नदियाँ गंदे नालों में बदल जाती है. राइट. यहाँ पे दे टर्न इनटू, देखो सीजेशन, CESS, सीज का मतलब होता है रुकना और पुल्स का मतलब तालाब. ऐसा जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, गंदे नालों में बदल जाती है. इसीलिए वी नीड टू फाइंड अदर यूजेस फॉर दिस वेस्ट इफ we wish to arrest this pollution. इस कारण यदि हम इस प्रदूषण को रोकना है तो कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा. We need to reuse and recycle industrial waste. जैसे खाद बनाने के लिए
पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। We need to find other uses for this waste if we wish to arrest this pollution. For example, we can compost waste. We can compost waste यानी खाद बना सकते हैं, उसको पानी का उपयोग खाद बनाने के लिए। एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर यूज इन गार्डन्स, पानी को साफ करके रिसाइकल करके हम बगीचों में उपयोग कर सकते हैं। We need to increase the volume of water in rivers to ensure that they do not die. अब नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे जीवित रह पाए और उनकी प्राकृतिक नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती रहे। We need to maintain the process of water renewal by preventing disruption in the natural water cycle. Hence, it is important to keep the renewal cycles of resources in mind if we wish to use them judiciously. Hence, it is important to keep the renewal cycles of resources in mind if we wish to use them judiciously. अतः यह आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का प्रयोग उसके नवीनीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर होगा। रिसोर्सेज मस्ट रिन्यू नेचुरली, और हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीनीकृत हो जाए। मस्ट रिन्यू naturally. Similarly, we should use groundwater only to the extent that it recharges naturally. और इसी प्रकार यदि हम किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिचार्ज से ज़्यादा करेंगे तो भूमिगत जल का स्तर कम हो जाएगा। अदरवाइज द वाटर टेबल विल फॉल। अदरवाइज द वाटर टेबल विल फॉल का मतलब भूमिगत जल का स्तर कम हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, आंसर आप तैयार करोगे एक्सप्लेनेशन के बेस पे। इफ़ वी वांट टू यूज वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, हाउ कैन वी एंश्योर दैट आवर एक्सट्रैक्शन रेट मैचेस नेचुरल रिन्यूएबल साइकिल। कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके नवीनीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे। ध्यान से इसको सुन लेना एक बार। हाउ डज द ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल साइकिल वर्क, हाउ शुड वी यूज ग्राउंड वाटर, मतलब भूजल का नवीनीकरण किस तरह काम करता है और हमें ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर का उपयोग किस तरह करना चाहिए। हाउ डू फिश रिन्यू देमसेल्फ इन पॉन्ड्स, हाउ शुड वी हार्वेस्ट फिश, इसका मतलब तालाब में मछलियों का नवीनीकरण किस तरह होता है और हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए। हाउ डू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अफेक्ट द नेचुरल रिन्यूएबल प्रोसेस इन सॉइल। ये क्या बोल रहा है कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बाद में फिर से डिटेल में बताऊंगा। आप सबसे पहले अपना सोचिए और इसको उत्तर को लिखने की आंसर को कोशिश करना, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट इस लेसन का पार्ट 5 है, इस लेसन 1 का, और पार्ट 6 भी आज ही आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन में आप इसकी स्टडी करेंगे।